अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। मुल्क में NRO 2 की गूंज है। शरीफ फैमिली को एक और बड़ा रिलीफ मिला मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। और इस पे आज बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि जो रियासती कुव्वत इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद सरखरू हुए हैं। हक ज़ात ने फिर फजल फरमाया। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे, बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरीयत का ये दिन दिखाया। वज़ीर आज़म का ये पैगाम था और उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पे अपना ये पैगाम दिया और साथ ही अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को NRO 2 का नाम दे रही है और न सिर्फ इस फैसले को कि हुकूमत बल्कि ये जो रजीम चेंज हुई उसको पहले तो बैरूनी साजिश कहा गया और साथ ही साथ बयानिया बदलता गया। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी इस के किरदार थे उनको ये फ़ायदा पहुंच रहा है। जितने भी सहूलतकार थे आहिस्ता आहिस्ता नैब के हवाले से बात हो या केसेस हो वो ख़त्म होते जा रहे हैं और बेनिफिशरीज जो लोग हैं यही वो लोग हैं जो सहूलतकार बने ऑपरेशन रजीम चेंज में। और खान साहब इस पे डटकर आज खुलकर बात भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो बातें मैं कह रहा था, जो चीज़ें मुझसे करवाने चाह रहे थे माजी में जब मैं वज़ीर आज़म था, कुछ कुव्वतें, और वो चीज़ें आज होती हुई नज़र आ रही हैं। वो लोग जो मुल्क के लिए नासूर समझे जा रहे थे उन्हीं को इक़्तिदार मिला हुआ है और वो इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं और मुकदमात से बरी हो रहे हैं। दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि जब बतौर वज़ीर आज़म तमाम कामों की ज़िम्मेदारी मेरी थी लेकिन असल ताकत किसी और के पास थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ताकत किसी और के पास थी तो उस वक्त आपने ये बात क्यों नहीं की और आपने इक़्तिदार क्यों नहीं छोड़ा। ये भी एक बड़ा सवाल है। जब इक़्तिदार चला जाता है उसके बाद तमाम असूल और तमाम चीज़ें याद आती हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। उस वक्त कहाँ से मदद पहुँच रही है, कैसे अक़लियत अक्सरियत में बदली, किस तरह सेनेट के इलेक्शंस हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान जो होती रहीं। उस वक्त चूँकि फ़ायदा शायद ख़ुद उनको पहुँच रहा था तो खामोश थे। जब किसी दूसरे ने नहीं इस तरह की सहूलत का फ़ायदा उठाया तो उस वक्त उनको गिले शिकवे नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ आज का जो दिन है वो 12 अक्टूबर 1999 है। इस हवाले से ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम है उन्होंने कहा जी मुल्क की तारीख़ का दर्दनाक और सबक सिखाने वाला ये दिन है, लेकिन क्या हमने इस दिन से सबक सीखा जमहूरी क़ुव्वतों ने ख़ास तौर पे, और किस तरह यहाँ पे डिक्टेटरशिप रही इस मुल्क में और ज़्यादा वक्त हमारा जमहूरियत को नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप को मिला। लेकिन क्या हमने और हमारे जो ख़ास तौर पे जमहूरी क़ुव्वतें हैं उन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया या नहीं, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है वीडियो लिंक के ज़रिए। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सदीकुल फ़ारूक साहब, सीनियर सियासतदान हैं और आई विटनेस हैं इस वाक़े के भी। बहुत शुक्रिया सदीकुल फ़ारूक साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जफीर साहब। उनके साथ इस्लामाबाद से ही ज्वाइन कर रहे हैं हमें मोहसिन रज़ा खान साहब। जी, मोहसिन रज़ा खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और सियासत और सहाफ़त के हवाले से हमारे उस्ताद भी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इस तारीख़ी दिन जो एक स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में जमहूरी हवाले से जब हम बात करते हैं, इसको बड़ा इस पर लिखा भी उन्होंने, कवर भी किया। मोहसिन साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी, पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि मोहसिन साहब जी 12 अक्टूबर का जो वाक़या था जी उसमें एक बड़े विक्टिम सदीकुल फारूक साहब भी थे और इन्होंने जेल में किसी गुनाह के बगैर तवील अरसे तक ये 1.5 साल तक इन्हें फिर नैब ने कहा कि हम इन्हें जेल में डाल के भूल रहे थे। तो सदीकुल फारूक साहब उन चंद लोगों में हैं जिन्होंने अमली कुर्बानी दी और अमरीत के खिलाफ जो लोग डट जाने वाले थे ये लोग समझते थे कि ये सदीकुल फारूक साहब का भार रहना हमारे लिए ख़तरनाक होगा, तो इन्हें एक तवील अरसे तक बंद रखा गया और इस गुनाह का कभी भी अजारा नहीं हो सका। आप देखें कि ये अपनी जवानी और अपना जो इनका टैलेंट था उसको बंद किया गया और
जिस तरीके से मुशर्रफ दौर में प्रेस को बंद किया गया, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि सदीकुल फारूक साहब भी बुनियादी तौर पे एक वर्किंग जर्नलिस्ट थे। जी जी। और ये वहीं से जो है इनका माशाल्लाह काबिलियत की बुनियाद पे ये मियां नवाज शरीफ के साथ थे। बिल्कुल ठीक है मोहसिन रजा खान साहब, इसमें कोई शक नहीं, सदीकुल फारूक साहब जैसे जो सियासतदान, सहाफत भी की उन्होंने, लेकिन फिर ऑफिशियली उन्होंने सियासत के पेशे को चुना। इग्नोर, एक तो मियां साहब ने बयान दिया कि इससे हमें सबक सीखना चाहिए, हमने सबक नहीं सीखा, जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप बहुत बेहतर जानते हैं। दूसरा ये कि सदीकुल फारूक साहब जैसे लोग, ज़ाहिर जब इस तरह का मामला होता है तो उसमें किसी ने गुनाह किया या नहीं किया, जो करीबी लोग होते हैं उनको जेलों में डाला जाता है, नज़रबंद किया जाता है, तारीख है ये। और यही सियासी वर्कर इसी तरह कुर्बानियाँ देते हैं और वो खड़े रहते हैं अपने कायदीन के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपनी क़यादत के साथ। हमने देखा आज तक जितना पढ़ा भी है, इग्नोर होते हैं इस तरह के लोग, इस तरह के इंटेलेक्चुअल पर्सनस, जब यही हुकूमतें बनाती हैं, पार्टियां हुकूमतें बनाती हैं, तो वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। इवन थिंक टैंक्स का हिस्सा भी नहीं बनाए जाते। इस तरह के लोगों को तो आपने थिंक टैंक का हिस्सा बनाना होता है, उनकी ओपिनियन बड़ी मैटर करती है। अब ठीक है, आपके पोसब वाई कोई और हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इस तरह के लोगों से फ़ायदा उठाएँ। और फिर जो मियां नवाज शरीफ साहब भी बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में मोहसिन रजा खान साहब हमने कुछ सबक सीखा इस वाकये के बाद? मैं अर्ज करूं? अच्छा अच्छा, मैं मोहसिन साहब से पूछ लूं, फिर मैं आपको टाइम देता हूं सर। जी मोहसिन साहब। जी मेरा सवाल आपसे था, सवाल पहुंच गया आप तक या मैं रिपीट करूं? नहीं, रिपीट करें। अच्छा, मेरे सवाल से ये था कि बुनियादी तौर पे सदीकुल फारूक साहब जैसे जो लोग होते हैं बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं और उनको उसका सिला नहीं मिलता, तो वो सिले के लिए कर भी नहीं रहे होते, लेकिन ये उनकी ऑनर या उनके एजाज़ में ये चीज़ें रखनी चाहिए। किसी थिंक टैंक का हिस्सा, पार्टी के अंदर उनकी पोजीशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन इग्नोर किए जाते हैं इस तरह के हर पार्टी में। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। और दूसरा ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इस तरह के वाक़यात से और ख़ासतौर पर इस दिन से हमें सीखना चाहिए। क्यों नहीं हम सीख रहे? अभी तक आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जमहूरियत कितनी मजबूत है। ये बात अपने बिल्कुल दोस्त की, और मियां साहब का कहना है कि इन वाक़यात से हमें सबक सीखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मियां साहब को खुद भी सबक सीखना चाहिए, और वो गलतियाँ जो माजी में दोहराई गई हैं उनका इयादा ना किया जाए, बल्कि गलतियों के बगैर नए सफर का और अच्छी सफर का आगाज होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने जब भी उसमें मुश्किल वक्त आया, उसके बाद उसने समझौते किए, और समझौते इस हद तक किए कि उनके जो पार्टी के साथ लायल लोग थे जी, उन्हें भी इग्नोर करके उन्होंने नए लोगों को साथ मिलाया, जो कि पहले डिक्टेटरों के और उनके लाए हुए लोगों के साथ रहे थे। तो आप देख लेंगे, अभी जो मुस्लिम लीग की क़यादत है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देखेंगे कि उनमें वो लोग हैं जो कि बिल्कुल नए आए, और उन्होंने साबिक जो लोग थे सर, इतना बिल्कुल ठीक है मोहसिन साहब, ये वो लोग हैं जो 99 में मजम्मत के वक्त एक नाम को छोड़कर नहीं थे साथ हैं, वो या तो पार्टी में ही बाद में आए या फिर वो उस तहरीक का हिस्सा नहीं थे। तो ये कितना आसान हो जाता है इस तरह के लोगों को अपनी जगह बनाना, और लायल जो लोग हैं जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे थे, तो वो लोग साइड हो जाते हैं। और फिर आपने कहा मियां साहब नून लीग का ये भी है, सदीकुल फारूक साहब बैठे हैं, मजम्मत का वक्त बहुत कम रहा। अभी 2016 में हमने देखा कि मियां साहब थोड़ा सा नजरियाती हो गए थे, लेकिन और उस चीज़ का उनको उस चीज़ का सिला मिला भी था, लेकिन जल्दी हथियार डाल दिए। आज जो हुकूमत संभाली है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इनके कहने पे खुद इनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं कि हमें नहीं लेना चाहिए था इक़्तिदार। तो फिर जब समझौते कर लेते हैं तो फिर एक तो आपका नज़रिया ख़त्म हो जाता है, दूसरा फिर इस दिन की जो निस्बत है या जो हम बात करते हैं,
तो वो फिर उसमें मज़ा भी नहीं आता। लोग कहते हैं कि जी एक तरफ आप डील कर लेते हैं, उन्हीं लोगों से हाथ मिला लेते हैं, उन्हीं लोगों को आप प्रोटोकॉल लेके भेज देते हैं। तो या वही देखना कि वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था उसमें कौम का एक बड़ा अच्छा खड़ा हुआ था जी और लोगों ने सख्त जबरो शद्दत के बावजूद मियाँ साहब का साथ दिया। उन्हें पता था कि बल्कि ये कहा जा रहा था, ये तअस्सुब पैदा किया जा रहा था कि अब कभी भी मियाँ साहब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएंगे। ठीक, लेकिन लोगों ने उनका साथ दिया, उन्हें सीटें भी दिलवाई, सही। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ है? देख लेना सर, मैं वही कह रहा हूँ कि 2018 के मैंडेट को आप उसी वोट को इज्जत दो के तहत आपने कहा जी हमारा वोट चोरी हुआ, और उसी मैंडेट के तहत आज आपके वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए हैं उस जो कि ठीक है आप तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर आए हैं, लेकिन कैसे लाए हैं, कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज़ हुए हैं आप? तो ये नहीं होना चाहिए था, और ये 10 भी नहीं है 12 अक्टूबर 1999 का। मुझसे लाइन पे रहिएगा, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से भी जानते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो एक वाक़े के आई विटनेस हैं आप, जेल भी काटी आपने, और दूसरा ये कि 1999 और 2022 12 अक्टूबर फ़र्क मिलता जुलता ही है सर, फ़र्क उससे सबक नहीं सीख सके आज हम। बाकी आप रोशनी डालें, मैं सवाल लंबा नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मोहसिन रज़ा खान साहब का जी शुक्रिया अदा करता हूँ और जी जी उन्हें की इग्नोर करने की। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, और हकीम सर सहारनपुरी साहब थे, वो वफात पा गए हैं, अच्छे दोस्त थे। तो उनका शेर है कि कुछ ज़माने की इनायत भी रही शामिल हाल, और कुछ इसमें मेरी शौक़ी तकदीर भी है। बात यह है कि मैंने जो कुर्बानी दी जी वो नवाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, और जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, तो मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक ये कुर्बानी दी थी। इसका किसी पर कोई एहसान नहीं। अच्छा, फिर रह गई ये बात कि नवाजना ना नवाजना। देखिए, मैं ये समझता हूँ मेरा किरदार सबके सामने है, आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है। तो इज्जत किरदार की होती है, इज्जत जो है वो ओहदों से नहीं होती। बिल्कुल। बाकी ये ज़रूर है कि हमारी लीडरशिप को बाज़ औक़ात हम लोग जो कुर्बानियाँ देते हैं, ज़रा किसी वक्त सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर देते हैं, जी जी किसी वक्त ज़रा थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमें भी ज़रा थोड़ा सा, यानी मतलब एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। लेकिन लीडरशिप को भी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं, उन्हें एक मान होता है, और उनको भी माफ़ कर देना चाहिए अगर वो कोई ऐसी बात करें। और वाकई जो कुर्बानी देने वाले हैं, मैं एक आदमी हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिद्दीकुल तो फारूक साहब, हम भी यही कह रहे थे, मोहसिन साहब भी यही कह रहे हैं, और मेरा भी मकसद ये है कि कुर्बानियाँ देने वाले जो लोग होते हैं वो ज़ाहिर है किसी लालच में तो नहीं देते, ओहदे के लिए नहीं देते, और ओहदा उनसे बहुत वो उनका कद काठ ओहदे से बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनको आप जब अपने थिंक टैंक्स में अपनी पॉलिसी मेकिंग में शामिल करते हैं तो उनका खून और बड़ा होता है, उनका जिगर जो है वो और बड़ा होता है। तो वो अब मैं आता हूँ अपना कारगिल पे जी 12 अक्टूबर। अच्छा जी, असल में ज़फ़ीर साहब और मोहसिन रज़ा साहब और जितने आपके नाज़रीन और सामीन हैं, जब एटमी धमाके हमने कर लिए 28 मई को, और पूरी दुनिया में, बिलखुसूस इस्लामी दुनिया में, एक बड़ी इज्जत हुई पाकिस्तान की, और सऊदी अरब के शाह फहद ने जी नवाज शरीफ साहब को भाई कहा कि हम तो इतने खुश हुए हैं कि आप भी एक एटमी ताकत बन गए। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब, ये हमारे सारे अपने जो भाई हैं, दोस्त हैं, ये उनकी ताकत है। ठीक। उसके बाद कारगिल जैसे एडवेंचर नहीं, बल्कि मिस एडवेंचर का कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने ये मिस एडवेंचर 98 से कुछ पहले ही प्लान शुरू कर दिया इसका, और 2 जून को जो इंडियन आईबी के चीफ थे श्यामिल दत्ता, जी
उन्होंने अपने हाथ से रिपोर्ट लिख के भेजी प्राइम मिनिस्टर को, वजीर दफा को, वजीर दाखिला को, कैबिनेट सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी इंटीरियर को, और करते हैं, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा जी उनको अपने दस्तखतों से भेजी, जून में दोबारा भेजी। ठीक। और फिर इस पे उनकी राह ने भी, लेकिन राह ने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि किसी तरह खबर इधर पहुंचा दी अपना परवेज मुशर्रफ एंड कंपनी को कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल पाकिस्तान में कोई थी। सही। सिद्दीकी अभी साहब बिल्कुल आप, बिल्कुल ठीक 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 कह रहे हैं आप, लेकिन अब अभी चूंकि वक्त भी कम है, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, कि मैं चाह रहा हूँ उससे पहले एक मिनट में जी एक मिनट में जी जी मैं दे रहा हूँ आपको। जी जी और तो उन्होंने इसको इनको गोया कारगिल को फंदा बना लिया पाकिस्तानी फौज का, और कारपेट बमबारी का, और कंट्रोल जी जी पार कर गए थे। सारी दुनिया में से कोई साथी ना रहा पाकिस्तान का, चीन और सऊदी अरब समेत पाकिस्तान अकेला रह गया, ठीक और इस सब का मुजरिम जो था वो परवेज मुशर्रफ था। ठीक है। ये सर आपने बता दिया। आप जी जी हाँ, 12 तारीख को, जो 12 अपना अक्टूबर है, मैं साथ था। प्राइम मिनिस्टर साहब गए मुल्तान से फिर जनाब अली शुजाबाद, रास्ते में एक पुश्ता जो था दरिया का, उसका इफ्तिताह किया, वहां एक लंबी तकरीर की, और फिर वहां से वापस वो आए मुल्तान से आगे। तो मतलब ये कहने का मुख्तसर करता हूं कि जब वो पहुंचे पीएम हाउस में, सेक्रेटरी दिफा भी साथ था, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी साथ था, तो उन्होंने ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को 4 स्टार लगाए, फुल जनरल बनाया, मुशर्रफ को रिटायर किया, उस पे सदर के दस्तखत भी हो गए। और खबर जब चलने के लिए गई तो एक मेजर और कुछ लोग पहुंच के उन्होंने टीवी पे कब्जा किया, लेकिन ब्रिगेडियर जावेद ने पहुंच के उससे हथियार ले लिए और वो खबर चला दी। उसके बाद फिर जनाब टीवी और जनाब ईवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जनरल औरंगज़ई, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद आ गए। पहले तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि आपने ये क्यों किया, हम तो आपकी इज्जत करते हैं, तो परवेज मुशर्रफ की जो रिटायरमेंट है वो वापस लें। उन्होंने कहा आप पूछने वाले कौन होते हैं, ये मेरा आईनी इख्तियार है। वो गए, फिर दोबारा वापस आए, उन्होंने कहा जी आप इस असम्बली की रेजोल्यूशन पे दस्तखत करें, असम्बलियां तोड़ने पे। तो प्राइम मिनिस्टर का जवाब था ओवर माई डेड बॉडी। उन्होंने कहा जी फिर अब आपसे बदला लिया जाएगा, सही। वो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो साथ ले गए, एक मेस में बंद किया छोटे से कमरे में, और सफेद शीशों को काला रंग कर दिया ताकि बाहर ना देख सकें। 12 मई ये है जनाब, इस तरह से ठीक बगावत हुई, और इस तरह परवेज मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा और टेक ओवर कर। ठीक। देखो फारूक साहब, एक चीज़ और इसमें शामिल होगी जो एब्सोल्युटली नॉट का भी कहा, और ख़ास तौर पे आपने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनसे कि आप होते कौन है। तो ये जुमले जो मियाँ साहब के हम सुनते हैं कि ये कोई 2016 के नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। 98 ठीक 12 अक्टूबर ठीक सर, ठीक 99 99 12 अक्टूबर 99। ठीक हो गया। अच्छा ये एक्चुअली ये था। ठीक। अच्छा सिद्दीक और फारूक साहब नवाज जी साहब ने उस वक्त कहा, इसके अलावा जब सदर क्लिंटन ने 5 टेलीफोन किए, इंडिया 5 धमाके कर चुका था, और नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया था, वो बैरून मुल्क दौरे पे थे, जो ही उन्होंने सुना तो उन्होंने यहाँ फोन किया कि धमाकों की तैयारी करें। जब उन्होंने डॉक्टर कदीर खान साहब से कहा तो वो कुछ ज्यादा वक्त बता रहे थे, ठीक तो दूसरे साहब जो थे उनसे जब कहा तो उन्होंने कहा जी हम तो इतने दिन में तैयारी कर लेंगे। उन्होंने वो तैयारी की, लेकिन मीनवाइल 5 दफा टेलीफोन आए सदर क्लिंटन के, और 5 अरब डॉलर की पाकिस्तान के लिए पेशकश की। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। उन्होंने धमाके 5 कर दिए हैं, हम धमाके ना करें, बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा। 6 गुना बड़ा मुल्क है हमसे, इतनी ज्यादा फौज है उनकी, तो हमें एटमी ढाल चाहिए अपने दिफा के लिए। ठीक है सर। 9 अप्रैल 2022 को एब्सोल्युटली नॉट क्लिंटन ने अपनी किताब में भी लिखा, एक जुमला और सुन लें जी कि नवाज शरीफ प्लेड विद स्ट्रेट बैट, उन्होंने हमारे साथ कोई धोखा नहीं किया, जो उनका फैसला था उन्होंने सुना दिया और उस पर कायम है। सिद्दीक और फारूक साहब, 2022 से 12 अक्टूबर 2022 क्यों 99 से मुख्तलिफ नहीं है? थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी आ गई, जिद्दत आ गई, चीज़ें वैसी ही हैं।
मेरा ये ख्याल है कि हमारी पार्टी को ये बड़े जोर और शोर से मनाना चाहिए। एक तो आइन की बालादस्ती के लिए, और सर मैं वही, जनाब नवाज शरीफ साहब ने। जी मैं वही जी कह जी। रहा हूँ, नहीं आप नहीं मना सके, मियाँ साहब ने चलो लंदन से बयान जारी कर दिया, यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ इस्लामाबाद से। तो ये मैं समझता हूं कि ये कोताही हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। आइंदा कम अज कम दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान कारगिल एटमी ताकत बनने के बाद हुआ, तो हमें दोनों दिन, ये 12 अक्टूबर और 28 मई, जी पूरे जोर शोर से मनाने मनाने चाहिए चाहिए। हमारी पार्टी को। ठीक। ये मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, तो चले ये मुस्लिम लीग एन ही सही। सही। मुस्लिम लीग तो है ना सबसे बड़ी इस वक्त, और छोटे छोटे ग्रुप हैं, असल में तो मुस्लिम लीग यही है। ठीक तो है। पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग इसने बनाई उसकी वारिस है, तो जो एटमी कुव्वत भी इसी मुस्लिम लीग ने ठीक है। बनाया। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि जी इसको मनाना चाहिए। ये नहीं मनाया तो ये कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप आपके ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, वो और मैं आपकी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी भी नज़र नहीं आ रही इसके ऊपर, बैक फुट पे नज़र आ रहे हैं। मोहसिन रज़ा खान साहब, मुल्क में NRO 2, और खान साहब कह रहे हैं कि यही काम मुझसे करवाया जा रहा था। उस वक्त कहा जा रहा था कि अपोजिशन के साथ हाथ मिला रहे हैं, केसेस में नरमी लेके आए, कर लेता तो हुकूमत भी रहती, और NRO मांगा जा रहा था। आज वो कह रहे हैं कि जो बातें मैं कर रहा था वो एक एक करके सच साबित हो गई हैं। रिजीम चेंज का के जो साजिशी किरदार थे उनको रिलीफ मिल रहा है, किस तरह देखते हैं मोहसिन साहब? मोहसिन रज़ा साहब सुन सकते हैं आप मुझे? आप आवाज़ शायद मोहसिन रज़ा साहब तक नहीं पहुंच रही। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम उनसे रब्ता कर सकें। सदीकुल फारूक साहब, आप अगर सुन रहे हैं तो यही सवाल आपसे है। खान साहब तो आप कह रहे हैं कि आपको हमने NRO दिया। मैंने सब जी आप देता हूँ। जी जी देखिए, पहली बात तो ये है, जी सर। चेयरमैन नैब को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया, और खातून जो है उनको 1 महीना PM हाउस में बंद रखा। फिर उसके बाद जज अरशद मलिक जो फौत हो गए हैं, उनको वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया, और झूठे मुकदमात, अपना मेमन साहब जो थे DG जी IB, बशीर अहमद साहब। उन्होंने अपना उन्होंने बता दिया कि ये क्या क्या चाहते थे और क्या क्या कर किया इन्होंने। सारे वो जो अपना शहजाद अकबर था, जी एसेट रिकवरी सेल वाला, कहाँ गया? अच्छा, मैं पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमात इन्होंने बनाए उस पे मैं एक आधे मिनट के बाद बात करता हूं, लेकिन इन्होंने जो लंदन में किया जी शहबाज शरीफ साहब पर, वो क्या हुआ? 2 साल वहां इंक्वायरी की लंदन, यूके, बरतानिया की हुकूमत ने, और अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया। वहां कौन था? नंबर 2, ब्राड शीट वालों ने नवाज शरीफ साहब से माफी मांगी और हरजाना भी दिया, वहां कौन था? तो अभी जो झूठे मुकदमात इन्होंने बनाए, वो अगर खारिज होते हैं, जी जी उस पे अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले सामने आते हैं, उस पे हाई कोर्ट्स के रिमार्क्स और फैसले सामने आते हैं, उस पर इनका अपना वजीर कानून ठीक। कराची से जो थे, जी वो कहते हैं कि नैब में जो कुछ जो है अपना ड्रैकोनियन लाज हैं और इनके जनाब मनफी असरात हैं, सही। हम उनको खत्म करने के ठीक लिए है, तैयार हैं। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, अब ये तो जो आप शहजाद अकबर साहब वाली बात कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रा वो केस जो लंदन में चला, उसमें जीत भी गए, लेकिन जी केसेस तो पुराने हैं। खान साहब ने तो केसेस आपके खिलाफ नहीं, ज़रा 2018 में खान साहब की हुकूमत आई, उसके बाद तो केसेस नहीं बने। हाँ, उनका फॉलोअप ज़रूर हुआ, उसके ऊपर काम हुआ, बयानात भी आते रहे। तो मुकदमात जो हैं वो खान साहब भी ये कह रहे हैं मैंने नहीं बनाए, पुराने बने हुए थे। जी उन्होंने बनाए जनाब, राना सनाउल्लाह पर बनाए, ठीक। शाहिद खाकान अब्बासी पर जी बनाए। तो सर उन्होंने इसमें कोई शक नहीं, राणा साहब वाला केस है बड़ा दिलचस्प है, और वो भी किसने बनाया, मैं ये अगेन यही कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं ना मैंने नहीं बनाया। और एहसन इकबाल पर बनाए, इन्होंने ठीक है, खुर्शीद शाह पर बनाए, कोई बड़े पे दर्जनों लोग हैं जिन पर इन्होंने ठीक, केस मोहसिन साहब बनाए। ने ज्वाइन कर लिया। सर मैं जरा मोहसिन रज़ा साहब, खान साहब ये कह रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये था चूंकि लाइन ड्रॉप हो गई थी बीच में। खान साहब ये कह रहे हैं NRO 2 जो मुझसे कहा जा रहा था जब मैं हुकूमत में था, तो कि इनसे हाथ मिला लें,
डील कर लें, बातचीत कर लें, और मैंने कहा था इन चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और आज उन्हीं लोगों को रिलीफ मिल रहा है। आप समझते हैं वाकई में जो खान साहब कह रहे हैं कि इनको डील या कोई डील दी गई है? खान साहब झूठ बोलने के मुसलसल आदी हैं, और वो इतना झूठ बोलते हैं कि ना सिर्फ उनके हामियों को वो सच लगता है, बल्कि खान साहब को भी खुद सच लगता है कि वो जो झूठ बोल रहे हैं वो सच है। यानी कि अदालतों में सब बातें सामने आ गई हैं। मरियम नवाज के बारे में अदालत ने नैब से पूछा कि क्या उनका कहीं उनका या उनके वालिद का नाम है, तो वो नैब ने एक ही जुमले में केस का फैसला हो गया था। लेकिन खान साहब को अपने केस नजर नहीं आते, और उन्होंने खुद अपने दोस्तों को और अपनी बहन अलीमा खान को जो है एनआरओ दिए, और अभी भी वो जो दरपरदा एनआरओ दे रहे हैं वो तोशा खाना और वो बैरिया टाउन के पैसे जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड भेजे थे, उनका आज तक खान साहब ने जवाब नहीं दिया, और उस पर वो बिल्कुल लाताल्लुक से बन जाते हैं जैसे कुछ वाकया हुआ नहीं। सही। और 5 अरब रुपए की जायदाद जो है अल्कायदा ट्रस्ट के नाम पे उन्होंने ली, तो खान साहब को अपना तो कोई केस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुस्तफा, लेकिन खान साहब ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत इन्हीं की थी, ये नायल हुए, उसके बाद ज़रा पनामा इंटरनेशनल केस था, मेरा तो बनाया हुआ केस नहीं था, या तो और ना मैं खुद हुकूमत में था, इन्हीं के शायद हकान अब्बासी बाद में वज़ीर आज़म बने, उन्हीं के होते हुए इनको सजाएं हुई, सब कुछ हुआ। 2018 के बाद तो मुझे हुकूमत मिली। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो ना केस बनाए, ना मैं प्रेशर डाल सकता था, ना हमने डाला। तो फिर इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि ये 2018 से पहले पहले ही हुआ ना सब कुछ? देखें तो खान साहब के साथ जो लोग मिले हुए थे शरीक जुर्म थे, और जिन लोगों ने खान साहब को यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने सब कुछ खान साहब की आशीर्वाद से किया, या खान साहब उनकी आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे। तो खान साहब मुस्तफा साहब, आप वही वहां से सिर्फ खान साहब माइनस हुए हैं, बाकी ये पोजीशन जो है वो सीट वापस इनके पास चली गई ना, ऐसा ही है? नहीं, खान साहब तो माइनस नहीं हुए अभी तक। नहीं सर, इक़्तिदार से तो माइनस हो गया ना। वो इक़्तिदार वही चीजें आज पीडीएम और उनकी मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहादी है उनके पास चली गई ना, इक़्तिदार उनके पास चला गया। तो देखें, इक़्तिदार ये अभी तक इख्तियार पीडीएम को नहीं मिला। इख्तियार सर मिला कब है? मोहसिन रजा साहब आप बहुत सीनियर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार था कब? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जब खान साहब थे तो उन्हें ये इख्तियार तो था, जिसको चाहते थे उठा के जेल में बंद कर देते थे। ये इख्तियार तो खान साहब ने खूब इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी तक पीडीएम को ये इख्तियार नहीं मिला। अभी आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज किया है कि उन्होंने कहा आधे घंटे में खान साहब को लाए और 5,000 रुपए के मचलकों पे उनको हिफाजती जमानत दे दी। तो ये भी एक तरफ आपने मरियम नवाज की जो जमानत दी थी उससे 7 करोड़ रुपए। ठीक है वो सब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है ऑलरेडी, हम डिले कर चुके हैं प्रोग्राम थोड़ा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ जाते जाते, जिस तरह सदीक साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, आप शायद सुन पाए या नहीं, एक चीज़ सिर्फ बता दें क्विकली कि हमारे जो सियासतदान हैं वो तारीख से क्यों नहीं सीखते सर? 2018 हो, 2022 हो, 1999 हो, 2007 हो, हर दौर में हमने देखा कि वक्ती नज़रिया ज़रूरत के तहत इक़्तिदार संभालते हैं, कंप्रोमाइज़ करके आते हैं, और जब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं उस वक्त तो आइडिया नहीं होता, उस वक्त ज़ाहिर इक़्तिदार की लालच होती है या जो भी कह लें, बाद में उनको एहसास होता है कि हमसे गलती होगी। खान साहब भी पछता रहे हैं और मुस्लिम लीग नून पीडीएम भी पछता रही है। अच्छा, मैं सबको पता है कि कुएं में जी कोई गंदा जानवर पड़ा हुआ है और वो कोई भी उससे किसी में हिम्मत नहीं है कि उससे निकाले। तो जब तक वो नहीं निकलेगा पाकिस्तान की सियासत ठीक नहीं होगी। ठीक, सदीक साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्विकली सर, मैं ब्रेक पे जाऊंगा। मैं ऐड करता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने सीखा, कुछ और ने भी सीखा, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों को अभी भी स्पेस चूंकि कम मिल रही है, लेकिन अब आवाम काफ़ी बेदार हैं। मेरा ये ख्याल है, अब देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट वाले बार बार कहते हैं कि जी हम न्यूट्रल हैं,
तो अगर ये न्यूट्रलिटी सर नहीं है ना सदीक साहब, चूंकि मुझे ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, न्यूट्रल होते तो ये जो हमारे सिंध में गवर्नर लगाया ना, तो सर वो नहीं है न्यूट्रल, अल्लाह करे कि रहें, लेकिन जब हालात हम देखते हैं तो उसमें सामने आ जाता है ना कि न्यूट्रल वाला बयानिया कितना कमजोर पड़ रहा है। दूसरा ये कि मियाँ साहब लंदन में बैठ के वो कह रहे थे कि इक़्तिदार ना संभालें, ना जाएं, फौरी इलेक्शन में चले जाएं, शुरू की बात बता रहा हूँ, और इस तरह हमें हुकूमत लेनी भी नहीं चाहिए। तो लेकिन आपकी जो यहाँ पाकिस्तान में बैठी मुस्लिम लीग नून और यहाँ के इस वक्त जो लोग बैठे हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं हमें जाना चाहिए। तो जब आप कंप्रोमाइज़ होते हैं तो फिर आज हमें वज़ीर आज़म नज़र नहीं आ रहे, माजरत के साथ हमें तो नहीं नज़र आ रहे। मोहसिन रज़ा साहब इस्लामाबाद में खुद बैठे हैं, शायद उनको नज़र आ रहे हों, आपके नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल परसेप्शन आपको नज़र, वो खुद बल्कि मोहसिन साहब कह चुके हैं इख्तियारात नहीं है वज़ीर आज़म के पास। जी जी सदीक साहब, आ रहे तो हमें कुछ नजर आ रहे हैं, चीजें इसी तरह से ग्रेजुअली आगे बढ़ती हैं। और ये बात याद रखें, सर काश बढ़ती जमहूरियत और आइन की ही होगी। सर अल्लाह करे हो, लेकिन हालात इस तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मोहसिन साहब आपका बहुत शुक्रिया, सिद्दीकुल फारूक साहब बदरसो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद मुल्क में जो सियासी मंजरनामा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक माशी ब्रेक।